सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। बेटा, हमने क्षितिज का पाठ 2, ठीक है, पाठ 1 हमने 2 बैलों की कथा पढ़ ली थी। हम पाठ 2 लहासा की ओर, ठीक है, पढ़ रहे थे, जिसकी मैंने समरी यानी सारांश आपके पास पिछले कालांश में भेज दिया था। आज हम वर्ड टू वर्ड स्टार्टिंग से इस पाठ का पठन करना शुरू करेंगे। उससे पहले बेटा आपको अपनी क्षितिज की बुक और पेंसिल साथ में लेकर बैठनी है। जो भी कठिन शब्द आएंगे उसको अंडरलाइन करके, रेखांकित करके बेटा आपको उनके अर्थ लिखने हैं। ठीक है, पाठ शुरू करें। ओके, देखिए पाठ 2 लहासा की ओर। इसके जो लेखक हैं वो कौन हैं छात्रों? राहुल सांकृत्या यंजी। इनका जन्म 1893 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई। इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है बच्चों? आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे देखिए। अब हम पाठ का पठन करना आरंभ कर रहे हैं। देखिए, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ठीक है, फ्री क्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। ठीक है, यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। छात्रों, यहाँ व्यापार करने के लिए व्यापारी जाते थे और सैनिक रास्ता भी था, यहाँ से सैनिक लोग भी जाते थे। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन क्या होता है? सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। ठीक है, दुर्ग के किसी भाग में, दुर्ग क्या होता है छात्रों? किला। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया था, बसेरा मीन्स वहाँ पर रह रहे थे, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। आबाद मीन्स बसे हुए। ऐसा ही प्रित यक्त मीन्स छोड़ा हुआ। प्रित यक्त क्या होता है? छोड़ा हुआ। इसको रेखांकित करके बेटा इसका अर्थ लिख लो। एक चीनी किला था, ठीक है, जहाँ पर वो रहते थे। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं। ठीक है छात्रों, और कुछ आराम की बातें भी थी। हर जगह होता है ये तो बेटा, कुछ तकलीफें होती हैं, कष्ट होते हैं, और कुछ आरामदायक चीज़ें होती हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है। इसको रेखांकित कर लीजिए बेटा। वहाँ जो जाति पाति में अंतर है या छुआछूत है वो नहीं है। उन्हें औरतें पर्दा ही करती हैं, वहाँ की औरतें घूंघट नहीं करती। नहीं तो आप बिल्कुल देखिए, बहुत निम्न श्रेणी, जो बिल्कुल नीची श्रेणी के दर्जे के जो भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। ठीक है, किसके डर से बेटा? चोरी के डर से, क्योंकि निर्जन रास्ता था, सुनसान था, तो लोग इसलिए उनको अंदर नहीं आने देते थे। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, अपरिचित मीन्स कोई भी आपको नहीं पहचानता हो या आप किसी को नहीं पहचानते हैं, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वो अपने जैसे चाय अपनी झोली में रखते थे और उनको निकाल कर दे देते थे, तो कोई भी घर की बहू होती थी या सास होती थी, उस चाय को बनाकर उसे दे देती थी। और ये चाय किस प्रकार की थी? देखिए बेटा, देखिए इस चाय जो बनती थी वहाँ पर नमक और सोडा, नमक दे दीजिए, वह चाय
चोंगी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। ये नहीं है कि ऐसे ही पकड़ा देगी, वो किस में देगी, मिट्टी का एक बर्तन होता है जो टोटीदार होता है, जिसकी टोटी निकली होती है, जैसे आपने देखा होगा केतली टाइप। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, बैठक मीन्स ड्राइंग रूम, उस समय बैठक बोलते थे, आज क्या हो गए हैं वो ड्राइंग रूम। यदि उससे चूल्हा मीन्स जो आपके किचन है दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोंगी में चाय मथ कर ला सकते हैं, चाहे वो अपरिचित ही क्यों ना हो। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक और मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। वो चाय कौन सी होती थी, चाय किस प्रकार की होती थी, नमक और मक्खन वाली चाय। ठीक है, ये कहाँ का जिक्र है, जैसे हमारे यहाँ चाय किस चीज़ की होती है, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं और मीठा डालते हैं, लेकिन वहाँ पर चाय बेटा किसकी होती है, बताइए, नमक और मक्खन की। चीनी की जगह वो नमक डालते हैं, हम दूध डालते हैं तो वो मक्खन डालते हैं। इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिए। अब आ जाइए पेज नंबर 26। देखिए, ये तिब्बत जाने का रास्ता दिखाया गया है बेटा। ठीक है, यहाँ से जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। ये देखिए मेन रास्ता है। फरी फ्लिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाती थी। देखिए, अब जो ये खड़े हुए हैं फौजी चौकियाँ और किले हैं ये, ठीक है, ये फौजी वर्दी में और ये किलों के पास खड़े हुए हैं। इनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी, इन किलों के अंदर चीनी सेना रहती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर गए हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एक प्रकार की चाय है जो वहाँ पर होती थी। ये लेखक और जो चीनी वहाँ के रहने वाले हैं वो हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और ये चाय का आनंद लेंगे। ये नमक और किसकी बनी हुई है चाय, ये नमक और मक्खन की चाय बनी हुई है। अब आगे चलिए, अब हम पेज नंबर 26 पे पहुंच चुके हैं छात्रों। ठीक है, ध्यानपूर्वक इसको भी सुनना है। पृथ यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहगीरी मांगने आया। जिस राह से हम जा रहे थे वो वहाँ से राहगीरी मांगने आया। जैसे हम टोल टैक्स भी देते हैं ना बेटा, ऐसे हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। चिट क्या होता है, पर्चियाँ। शायद उसी दिन हम थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। वहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। जान पहचान के आदमी मीन्स जिनको वो जानता था। और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। हम भिखमंगे के वेश में थे, फिर भी हमें वहाँ पर बहुत अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद जब हम इसी रास्ते लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में, एक सज्जन यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु इस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए वहाँ पर जगह नहीं दी और हम क्या हुआ फिर, गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे। इसको छात्रों आपको रेखांकित करना है। जब 5 साल के बाद लेखक वापस आते हैं और भद्र पुरुष की यात्री के वेश में आते हैं, घोड़े पर सवार आते हैं, उस वक्त किसी ने भी उन्हें ठहरने की जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ा, जो गरीब आदमी थे उनके झोपड़े में रुक गए। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है। मनोवृत्ति मीन्स मन की स्थिति। ठीक है, खासकर शाम के वक्त छंग पीकर, छंग क्या होता है बेटा, इसको अंडरलाइन कीजिए, मदिरा। छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही शाम होती है वो शराब पी लेते हैं और अपना होश हवास सब कुछ खो देते हैं। ठीक है, ये देखिए,
ये भिखमंगे के वेश में है, सारे भीख मांग रहे हैं और ये बोध हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें सबसे विकट डांडा धोखला पार करना था। अब हम कहाँ पर पहुंच गए हैं? धोखला पार करना था। ये देखिए, सबसे सीमांत ग्राम माणा, सीमा का अंत। ठीक है, ये उनकी बस्तियां हैं। अब हम पहुंच चुके हैं तिब्बत। देखिए, आज हमें सबसे विकट ढांडा धोखला पार करना था। ढांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, जहां पर ये देखिए आपको नजर आ जाएंगे घोड़े। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण इस छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। इस जो डांडा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। ये देखिए, बिल्कुल सुनसान रास्ता है, कहीं कोई गांव भी नजर नहीं आ रहे। पिक्चर में देखिए, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण, नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए अब किसके कारण? डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए, अब दिक्कत की बात है ये कि अगर गांव में किसी का खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इस निर्जन स्थानों में, निर्जन क्या होता है? एकांत, सुनसान स्थानों में, इसको अंडरलाइन करके बेटा इस वर्ड को, जो शब्द बोला है मैंने निर्जन, लिख लो ऊपर अर्थ। निर्जन मीन्स सुनसान स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि निर्जन स्थान है, सुनसान रास्ता है, यहाँ कोई किसी को नहीं देख पाता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, क्योंकि गवाह कब होता है? विटनेस कब होता है? जब वो कोई चीज़ देखता है। वहाँ पर जब मरे हुए व्यक्ति को कोई बच्चे देखता ही नहीं तो विटनेस कौन बनेगा? डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, वो जो डाकू लोग हैं वहाँ पर, वो सबसे पहले आदमी को मारते हैं। उसके बाद जो उनके पास कुछ पैसा है या जो भी है ये, तो वो उनसे छीन लेते हैं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते हैं। ठीक है, उनके पास लाठी की जगह क्या है? बंदूक और पिस्तौल। इसको रेखांकित कर लीजिए। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोकला के पास खून हो गया। जो लेखक हैं उनको क्या पता चलता है कि लास्ट ईयर यहाँ पर एक खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते, शायद खून के बारे में हम नहीं सोचते, क्योंकि हम भिखमंगे थे। भिखमंगे क्या होता है बच्चों? भीख मांगने वाले। और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते, टोपी उतार, जीभ निकाल, कुची कुची, कुची कुची मीन्स दया, दया कि दया से एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। जब उनको कुछ ऐसा दिख जाता कि ये ऐसे लोग हैं तो वो टोपी उतार देते और जीभ निकाल लेते। जीभ से ये लगे कि ये थोड़ा इनका जो मेंटल लेवल है वो भी कम है। जीभ निकाल कर कुची कुची एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, क्योंकि पहाड़ थे, तो जैसे आप वैष्णो देवी पे जाते हो या किसी तीर्थ स्थान पर जाते हो तो जो पहाड़ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते? और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो। अगला पड़ाव जहाँ पर रुकना था, पड़ाव क्या होता है? जहाँ पर रुकना हो, डेरा डालना जिसको बोलते हैं। 16-17 मील से कम नहीं था, 16-17 मील पार करके जब उनको रुकना था। मैंने सुमति से कहा, सुमति क्या, किसका नाम है बच्चे? उनके फ्रेंड का नाम, उनके मित्र का नाम, कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। उन्होंने फिर क्या किया छात्रों? उन्होंने देखिए
कोपरा डंडा, ये है डंडा की पहाड़ियाँ। अन्नपूर्णा ट्रैक जिसको बोला गया है इसमें, ठीक है। ये है आपका चैप्टर जो आपने पढ़ा, ठीक है बेटा। इसका हाफ पोर्शन हमने पेज नंबर 25 और 26 दो पेज का पठन किया है। अगली जो हमारी कालांश होगी उसमें पेज नंबर 27, 28 और 29 इन तीन पेजों का हम पठन करेंगे। उम्मीद करती हूँ बेटा जितना मैंने इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस कालांश में पढ़ाया है उतना आप ध्यानपूर्वक सुनोगे। अगर बेटा कुछ भी समझ नहीं आता है आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसके माध्यम से? जब आपकी कक्षा लगती है जब भी आप पूछ सकते हो, या फ़ोन के माध्यम से भी आप पूछ सकते हो। लेकिन आपके मन में कोई डाउट, कोई संशय कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है छात्रों। अगली कालांश में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए और काम करते रहिए। धन्यवाद छात्रों, आपका दिन शुभ हो।